नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड से पाठ 2 पतंग, जिसके रचनाकार है आलोक धनवा जी। तो सर्वप्रथम हम आलोक धनवा जी के कवि परिचय के विषय में जान लेते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। इन्होंने अपने कवि जीवन में प्रमुख सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इनका कहना है कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है, वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर ही। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रहती थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवाजी ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया है। अर्थात निरंतरता को देखते हुए अपनी काव्य संग्रह को बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी कविताएं रचना या कविताओं की रचना नहीं की है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। तो ये था दोस्तों अपने आलोक धनवा जी का परिचय। अब देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल पतंग कविता का कविता परिचय। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। अर्थात बच्चों के जीवन के उल्लास को और उनकी इच्छाओं को दिखाया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। अर्थात प्रकृति कैसे कैसे अपना रंग बदलती है, उसका सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से
गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ है? अर्थात कवि भाद्रपद महीने के बाद शरद का जो महीना आता है या उनका वर्णन कर रहा है कि अंधेरे के बाद फिर एक नया सवेरा आता है। और जिस प्रकार बच्चों में एक उल्लास होता है, उमंग होती है, वैसे हमारी प्रकृति भी रंग बदलती है। उसी बदलती प्रकृति को आलोक धनवाजी ने इस कविता में दिखाया है। तो चलो आइए देखते हैं पहला पद्यांश। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना साफ मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो चलो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। भादो अर्थात भाद्रपद महीना, जिसमें मूसलाधार घनी वर्षा होती है, तो घनघोर वर्षा का माह भाद्रपद। किलकारियां अर्थात बच्चों का उल्लास, बच्चों की उमंग, उनकी खुशी। और एक शब्द आया इसमें अपनी कविता में, नाजुक। नाजुक का अर्थात बहुत ही कोमल। तो आलोक धनवाजी कह रहे हैं कि भादों के महीने में सबसे तेज बरसात होती है। ये भादों का महीना बीत गया है, अर्थात सबसे तेज बौछारों का समय गुजर गया है, भादों का महीना जा चुका है। और तेज बौछारों के साथ भादों तो बीत गया है और इसकी अंधेरी रातों को भी वो अपने साथ ले गया है। और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और एक नया सवेरा होता है। शरद ऋतु के आगमन से ऐसा लगता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात अंधेरी रात्रि के उपरांत जब शरद ऋतु का सवेरा होता है, तब शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल भूरा दिखाई देता है। वैसे भी भादों के जाते ही शरद का उजियाला फैल जाता है, तो मानो रात बीतने के बाद चमकीला सवेरा हो जाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का उल्लास, उमंग और उत्साह इस तरह सब ओर छा गया, मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और उस साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है। साथ ही पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और मानो वो सवेरा ऐसा लग रहा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीलों इशारों से बुलाते हुए आ गया हो। आशय है कि शरद ऋतु आने पर चारों ओर वातावरण उल्लासमय बन जाता है। सब ओर
धूप की चमक होती है, मधुर कर्णप्रिय स्वर, खेलने का शोर और इशारे हैं। पतंगबाजी का माहौल है, अर्थात बच्चे झुंड के झुंड में पतंग उड़ा रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात मुलायम बनाने का अर्थ है कि आकाश इतना शांत और वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि बच्चे पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि आगे कह रहे हैं कि ऐसे परिवेश के देखकर लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, ताकि आकाश में पतंग आसानी से उड़ सके, ऊपर उठ सके। पतंग दुनिया की सबसे हल्की, पतली और रंगीन चीज है। वह अत्यंत पतले कागज से बनी हुई होती है, अर्थात दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतला कागज उड़ने का मतलब है कि रंगीन उस दुनिया के सबसे हल्के कागज से बनी हुई है, और उस पर बांस की कमानी भी अति पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी हुई पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारी सीटियां बजाने लगते हैं कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अर्थात जब पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चों में एक उल्लास भरता है, किलकारियां मारने लगते हैं और उस आसमान में रंग बिरंगी बहुत सारी पतंगे उड़ती है, जिससे मानो ऐसा लगता है कि ये एक तितलियों की नाजुक दुनिया है, जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी कोमल तितलियां की दुनिया है और उसमें वो तितलियां उड़ रही है, आनंद ले रही है। चलो अब हम दूसरे पद्यांश का अर्थ जानते हैं। जन्म से ही वे अपने हाथ साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पोंग जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बेसुध का अर्थ होता है मस्ती, तल्लीन, जिसमें किसी प्रकार का कोई शुद्ध न हो, मतलब सावधानी न हो। दूसरा शब्द है मृदंग। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसका स्वर बहुत ही मधुर होता है। पेंग पेंग भरते हुए मतलब झूमते हुए चलना या बड़े बड़े डग भरना। वेग यानी गति से। रोमांचित यानी उल्लास या रोंगटे खड़े होना या बहुत अति प्रसन्न होना। और महज, महज यानी मात्र, केवल। तो देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल शरीर वाले होते हैं, अर्थात उनके शरीर का वजन बहुत कम होता है, वो एकदम हल्के होते हैं, हर प्रकार की चोट और खरोंचे सहने योग्य होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैरों में अति बेचैनी होती है, अर्थात बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, जिसके कारण वे मानो पूरी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। और मानो पृथ्वी घूमती हुई खुद बच्चों के पैरों के पास आती हो या आना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती रहती है कि उन्हें कठोर छत, सर्दी, गर्मी, धूप आदि का तक बोध नहीं रहता है। अर्थात वो बच्चे अपनी मस्ती में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें मौसम की मार भी सहन
नहीं मतलब सहन होती रहती है। उन्हें कोई किसी प्रकार का पता नहीं लगता है कि तेज गर्मी है, बारिश है या न- पथरीला छत है। जब वे पेट भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जब वे पतंग उड़ाते हुए कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हुए कि मानो छतें बहुत नरम है, अर्थात छतों को भी वो नरम बनाते हुए चलते हैं। छतों पर दौड़ने से उनके पदचाप लयपूर्ण गति से बजते हैं। अब जब वो बच्चे छतों पर एक साथ दौड़ते हैं तो उनके पद चिन्हों की आवाज एक लयबद्ध तरीके से गूंजती है, जिससे मानो दिशाओं में मृदंग बज रहे थे, या मानो उनकी आवाज ऐसी लग रही है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाती है, जैसे मृदंग का मधुर स्वर सब ओर गूंजने लगता हो। जब बच्चे छतों पर झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं और छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए चलते हैं, तो ऐसी गतिविधि से लगता है कि वे मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर गति से झूल रहे हैं, अर्थात छतों के खतरनाक किनारों से। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात जब वो एक छत से दूसरी छत पर गुजरते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि मानो डाल की तरह लचीला उनका शरीर है और वो छत के एक कोने से दूसरे कोने पर कूदते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर का एक संगीत नजर आता है, या खतरनाक किनारों से उनके शरीर को रोमांचित मस्त लय नीचे गिरने से बचा लेता है, और जो उनके शरीर की मस्ती है या मस्ती का आलम है, वो उन छतों से गिरने से उन्हें बचा लेता है। अथवा पतंगों की आकाश की ऊंचाई तक जाते हुए धड़कती डोरी रूपी धड़कने उन्हें गिरने से थाम लेती है। या फिर पतंगों की धड़कती ऊंचाई अर्थात बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए पतंग मानो उनसे उनकी डोरी से महज वो एक छोटे से बहुत बारीक धागे से मानो उन्हें थाम लेती हो, या उन्हें गिरने से बचा लेती हो। मानो पतंगों की डोर के सहारे उन तरंगित बच्चों की गिरने से रक्षा हो जाती हो। तो कवि ने एक बड़े ही मार्मिक ढंग से कविता को प्रस्तुत किया है। अगले पद में हम देखते हैं कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। रंध्र अर्थात हमारी त्वचा के छोटे छोटे रोए या छिद्र, निडर यानी बिना डर के, बिना भय के। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। मानो ऐसा लगता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस उड़ने वाली पतंग के साथ साथ बच्चे मानो खुद उड़ रहे हैं। उनके शरीर के छोटे छोटे रुए जो निकलते हैं, उनसे निकलने वाले संगीत के सहारे वो भी उड़ रहे हैं। वैसे तो वो भी कभी गिरते नहीं हैं। अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि वैसे तो कभी बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वो कभी गिरते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जब वो गिर जाते हैं तो उन छतों के खतरनाक किनारों से वो बच जाते हैं और गिरने के बाद वो पुनः संभल कर मानो निडर होते हैं। उनका जो विश्वास है और ज़्यादा बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं तो बच भी जाते हैं। इस तरह गिरने पर भी कोई चोट न लगने से वे पहले से ही अधिक निडर होने लगते हैं। तब वे अधिक उत्साह से अर्थात सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अधिक उत्साह से उस सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं, अर्थात अपनी
कल्पनाओं को और ज़्यादा उड़ाना चाहते हैं, अपनी पतंग को और ज़्यादा ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती है और वे पृथ्वी के सब ओर घूमना फिरना चाहते हैं, अर्थात सारी पृथ्वी पर अपने पदचाप या पद चिन्हों को लगाना चाहते हैं उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाने में उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि मानो पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास आना चाहती है। तो ये थी हमारी कविता पतंग। सभी को धन्यवाद। सबने समझने का प्रयास करेंगे, हमारी यही आशा है, और आगे भी हम ऐसे वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।